कार्बन तत्व की मौजूदगी हर जगह है। हम जो खाते हैं उसमें भी कार्बन है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी कार्बन है। लेकिन जब कार्बन की मात्रा पर्यावरण में अधिक हो जाए और उससे समस्या उत्पन्न होने लगे, तब फिर इस पे अंकुश लगाना भी जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वह कार्बन मार्केट और कार्बन क्रेडिट और इनसे जुड़ी हुई तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यह चीज़ आजकल चर्चा में क्यों है। देखिए, उससे पहले एक सूचना मैं आपके लिए दे दूं कि यूपी PCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 29 जनवरी 2023 को डेट रखा गया है। पहला टेस्ट उसी दिन से होगा और इसका जो सेंटर है, जगह, वह दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं में देखिए कि 15 टेस्ट हैं टोटल, जिसमें 12 समान अध्ययन के और 3 CSET के भी रखे जाएंगे। जो इसके प्राइस हैं वो बहुत ही कम 6,000 रखा गया है। और इसमें भी एक ऑफ़र है कि वो स्टूडेंट जो प्रथम 200 में आएंगे उनके लिए 50% का ऑफ है, यानी कि 3,000 तक में भी उनका काम चल जाएगा। तो इसमें करना क्या है, आपको जल्दी से जल्दी फिर एडमिशन लेना पड़ेगा ताकि आप प्रथम 200 में आ जाएं। तो देर मत कीजिए। और वो लोग जो संस्कृति IAS के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2,000 ही फ़ी है, और वो लोग जो यूपी PCS का मेंस दे चुके हैं उनके लिए 1,000 ही फ़ी रखा गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आप इससे जुड़ करके अपने प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, आज चर्चा में क्यों है, ये जो न्यूज़पेपर में आया था द हिंदू का, व्हाट आर कार्बन मार्केट्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट। कार्बन मार्केट है क्या और इस मार्केट को ऑपरेट कैसे करते हैं। जब आपके जहन में ये शब्द आता है कि बाजार क्या है, तो दरअसल हमारा अर्थ बाजार से क्या होता है कि बाजार वह जगह है जहां हम जाते हैं और क्रय विक्रय का काम होता है। हम अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, चीज़ें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम कार्बन मार्केट की बात करते हैं तब फिर क्या होता है, जाहिर सी बात है ठीक वैसा ही समझिए कि एक बाजार है। बस इस बाजार में अब यहाँ पर जो हमारी दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे कार्बन क्रेडिट आ जाएगा। हम कार्बन क्रेडिट पे बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये कार्बन क्रेडिट है। इस बाजार में एक ऐसा बाजार जहाँ पर कार्बन क्रेडिट खरीदा जाए और बेचा जाए। आसान भाषा में समझिए, एक कस्टमर है और एक जो है सेलर है, तो उसके बीच में ये चल रहा है कार्बन क्रेडिट का खरीद और बिक्री। इस स्थिति को हम जहाँ पे ये होगा वह कार्बन मार्केट होगा। इस डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक कार्बन मार्केट है। यहाँ पे एक सेलर आ गया और एक परचेजर आ गया, ठीक है। अब समझ लीजिए, यहाँ पे इमीटर 1A है और यहाँ इमीटर B है, यानी कि ये दोनों जो हैं कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये दोनों इंडस्ट्री हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वैसे चलिए। और ये क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का, ठीक है। तो इनको एक टारगेट रखा गया है, वो सब टॉपिक हम बात करेंगे। आप अभी इसे बहुत मामूली और आसान भाषा में इसको समझ लीजिए कि एक ये टारगेट रखा गया है। मान लेते हैं कि आप 100 मेट्रिक टन कार्बन जो है इससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। एक कैप फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो ये कैप हो गया, एक लाइन हो गया। अब जो इमीटर 1 है इसको 100 रखा गया था, पर इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम बहुत ज़्यादा तत्परता से आगे बढ़ा। काफ़ी औद्योगिक गतिविधियों को इन्होंने बढ़ाया और इनका क्या हो गया, ये 100 के कोटा को पार करके ये 130 पे आ गया, यानी कि ये +30 पे है। +30 मेट्रिक टन इसने ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है। इस स्थिति में अब क्या होगा, देखिए, इस स्थिति में सरकार इस पे एक्शन ले सकती है। एक्शन क्या हो सकता है कि आपके इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आपका जो कोटा फिक्स किया गया था 100 मेट्रिक टन, आपने उससे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए क्यों ना हम आपके इंडस्ट्री को बंद कर दें। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या इंडस्ट्री को बंद कर देना एक व्यवहारिक पहलू है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री को बंद कर देंगे फिर रोजगार की समस्या आ जाएगा, जो उत्पादन सेक्टर है उसकी समस्या आ जाएगी। हमारे दैनिक जीवन को की आपूर्ति करने के लिए तो इंडस्ट्री काम करती है, फिर हमारे लिए ही समस्या आ जाएगा। तो फिर इसको बंद ना किया जाए, फिर क्या किया जाए। लेकिन कार्बन का उत्सर्जन भी कम करना है, फिर क्या किया जाए, कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जाए। और वैकल्पिक रास्ता ढूंढने पहुंच गए कार्बन मार्केट में। और कार्बन मार्केट में पहले से एक और इमीटर है जिसको भी टारगेट दिया गया था 100 मेट्रिक टन। मान लेते हैं ये सभी इंडस्ट्री को इतना टारगेट दिया गया है, मान लेते हैं।
अब इसने इसको भी टारगेट 100 मेट्रिक टन था, लेकिन इसने क्या किया, इसने बचाया उस कार्बन का उत्सर्जन कम किया किसी भी तरह से, टेक्नोलॉजी का यूज करके या जैसे भी इसने कम कर लिया, और इसने 70 मेट्रिक टन ही कार्बन का उत्सर्जन किया इसने। ठीक है, तो इसने कितना बचा लिया, 30। ये -30 में है, यानी कि 100 से नीचे है, यानी कि सही रूप में देखें तो इसके पास 30 बचा हुआ है, अभी तक 30 मेट्रिक टन बचा हुआ है। और इसके पास क्या है, 30 मेट्रिक टन जो है ये ज़्यादा कर लिया है। तो ये अब यहाँ पे दोनों मार्केट में पहुँच गए। इसने दोनों ने बात किया कि मेरे पास इतना ज़्यादा है, ये बचा हुआ है, इसने कहा मैंने अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर लिया है, तो इतने का इसके पास क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा, इसने क्रेडिट पॉइंट आगे अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बन क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, एक पॉइंट हुआ ये, और वो अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये उतना अमाउंट इसे पे कर देगा, इमीटर बी को इमीटर ए पेमेंट देगा, और उसके बदले क्या करेगा, इमीटर ए जो बी जो है अपना इतना क्रेडिट का चीज़ें इसे बेच देगा। अब देखिए, इसने अब मापदंड ये था, इसने इतना बचाया, इसका इतना 30 ज़्यादा हो गया, इसको आप यहीं एडजस्ट कर दीजिए, इस रेड को जो देख रहे हैं बॉक्स को आप ग्रीन पे एडजस्ट कर दीजिए, तब आप पाएंगे क्या कि दोनों ही एक लेवल में आ गया। तो ये इसका पूरा इस बाजार का खेल है। बस ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन मार्केट है ना, इसमें कुछ और नहीं, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय होता है, खरीद बिक्री इसका किया जाता है। आगे देखते हैं और हम इसे देखिए, अब समझ लेते हैं कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। देखिए इस बात पे हम गौर करते हैं। देखिए जो कंपनियां होती है या जो देश हैं जो भी अपना, वो सब क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उत्सर्जन जितना कम से कम हो सके। अब ये कैसे हो, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होता है ये समझ लीजिए, ये जो CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, तो इसके उत्सर्जन को कम करना है। अब यहाँ देखिए, ये कंपनी और ये देश वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, इस बात को समझिए कि पर्यावरण का जब बात आएगा तो वो एक देश का बात नहीं है, एक कंपनी की बात नहीं है। उसमें ये नहीं कह सकते कि ये देश या वो देश, वो वैश्विक स्तर की बात है। आप बॉर्डर दे करके इंसानों के आवाजाही को तो रोक देंगे, लेकिन वायु का क्या करेंगे, वो तो वातावरण में है, और वातावरण में तो सभी शामिल हो जाते हैं। तो एक जगह अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो उसका प्रभाव दूसरे जगह देखने को मिलेगा ही। अब इससे अगर आप देखिए ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ता रहा तो फिर अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही, पारिस्थितिकी के लिए समस्याएं आ गई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सबके लक्ष्य में है, ध्यान में है कि ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाए। तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसमें कार्बन क्रेडिट आती है। देख लीजिए, उत्सर्जन को कमी करने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे नए नए टेक्नोलॉजी लगाया है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया है, अक्षय ऊर्जा जिसको आप कहते हैं, ये सब करके उसने अपने कार्बन के उत्सर्जन को कम कर लिया। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया भी था कि कैसे कार्बन के उत्सर्जन को इसने यहाँ तक ही रख लिया। अब अगर इसका कार्बन का उत्सर्जन कम रह गया तो इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, उसको कहेंगे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती, एक सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन मिलेगा, CER। ठीक है, जिसको दूसरे शब्दों में आप कार्बन क्रेडिट भी कहते हैं, यही ज़्यादा पॉपुलर है, CER भी या फिर कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कार्बन क्रेडिट का मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर समझ लीजिए कि एक कार्बन क्रेडिट जो होता है, एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वह 1 मेट्रिक टन CO2 के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको होगा। इसी के आधार पर अगर मान लीजिए आपको एक कार्बन रेटिंग क्रेडिट मिला है, प्रमाण पत्र ये वाला, इसका मतलब है कि आपने 1 मेट्रिक टन CO2 जो है उसका उत्सर्जन कम किया है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आइए दूसरा चलते हैं। यह कैप एंड ट्रेड मॉडल पे आधारित है। कैप एंड ट्रेड मॉडल क्या होता है, यहाँ आते हैं, इस स्लाइड में फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कैप का मतलब मैंने पहले बताया था कि एक कैप फिक्स कर दिया गया कि यहाँ आप 100 मेट्रिक टन ही तक जा सकते हैं। एक इंडस्ट्री नहीं है, वो अपना मान लीजिए कार का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया कुछ रूल रेगुलेशन है, उसमें एक पर्यावरण के लिए भी चीज़ें रखी गई है। उसमें एक पर्यावरण के लिए रखा गया है, क्या ध्यान रखते हुए कि कार्बन का उत्सर्जन जो है आपको कम से कम करना है, और वो कहाँ तक जाएगा, 100 मेट्रिक टन, इसको बता दिया गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैप हो गया कि इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। लेकिन
मान लीजिए अब इससे ऊपर चले गए काम की वजह से, किसी भी अन्य कारणों से, इंडस्ट्री में बहुत तरह के काम होते हैं, तो फिर उससे पर्यावरण का ऐसा मान लीजिए कार्बन का उत्सर्जन हुआ और फिर वो 100 मैट्रिक टन से ऊपर निकल गया, निकल करके पहुंच गया 30 तक, मैंने पहले बताया था। तो जो ऊपर चला गया या इनको दिया गया ये कम ही यूज किया, इनके पास जो भी बैलेंस बच गया तो कैप, ओके, और ज़्यादा पहुंच गया इमिशन ग्रीन हाउस गैसेज का, बचा लिया, बैलेंस में रखा ग्रीन हाउस गैसेज, इसका ट्रेड ये कर देगा इसको कहाँ पे जाके, कार्बन मार्केट में। ये सेल किया या खरीद लिया इस कार्बन मार्केट में, तो क्या हो गया, कैप एंड ट्रेड मॉडल। बस यही चीज़ है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस किस किस गैस से कितना होता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस जो है इसका एमिशन कौन कौन गैस से कितना हो रहा है, क्यों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है, औद्योगिकरण है, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जीवाश्म ईंधन, इन सबों के होने से 65% CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, 65%, यानी कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा जिस गतिविधि से हो रही है CO2 निकल रहा है उत्सर्जन, वो औद्योगिक से हो रहा है, औद्योगिकरण जो यहाँ है इंडस्ट्रियल, उसके एलिमेंट है यहाँ। अब देखिए आगे, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा जो 11% है वो फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूजेज, एग्रीकल्चर वगैरह का जो यूजेज होता है और भी जो गतिविधि होते हैं उन सब चीज़ों से, कृषि युक्त गतिविधियों से हो रहा है। मेथेन से 16% पे जा रहा है, देखिए इससे ज़्यादा यहाँ आ गया, और नाइट्रस ऑक्साइड से 6% होता है, बाकी फॉसिल जो गैसेज हैं उससे 2% तक निकलता है। इससे आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा मिल जाएगा। अब ये जो है कार्बन क्रेडिट कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक निश्चित उत्सर्जन सीमा निर्धारित किया जाता है, जैसा अभी मैंने बताया ही था कि एक कैप लगा दिया और शेष उत्सर्जन सीमा को कार्बन क्रेडिट के रूप में बेच दिया जाता है। अगर 30 मैट्रिक टन बच गया है इसको दूसरे को बेच दिया जाएगा, ये जितना का बेचेगा उसका इसको उतना कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, वो अमाउंट के रूप में फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा एक देख लीजिए, कार्बन क्रेडिट का एक और चीज़ अच्छा तरीका है, अगर आपको बनाना है किसी इंडस्ट्री को कार्बन क्रेडिट बनाना है अपना, क्योंकि ज़रूरी तो है, कहीं और उत्सर्जन होगा, कहीं और खपत होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या, प्लांटेशन लीज कीजिए। कहीं और जगह ज़मीन खरीद लिया, किसी दूसरे देशों में भी, अपने देश में भी रूल्स अलग अलग होते हैं, वहाँ आप ठीक ठाक प्लांटेशन कीजिए, ठीक है। प्लांटेशन करेंगे तो उससे कितना आप बचा पाएंगे, कार्बन का उत्सर्जन रोक पाएंगे आप, तो ये आपका इंडस्ट्री में इंक्लूड हो जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है मैनेज करने का। हम देखते हैं कि हमने कार्बन मार्केट की तो बहुत चर्चा की, अब ये जानते हैं कि ये कार्बन मार्केट आखिर अस्तित्व में कैसे आया, कैसे ये बना, ये सब कहाँ से आया। देखिए 1990 के दशक में सल्फर गैस का उत्सर्जन काफ़ी हो रहा था, तो इसके प्रदूषण को कम करने के लिए कैप एंड ट्रेड मॉडल, जो भी मैंने बात किया था, कैप एंड ट्रेड मॉडल शुरू किया गया था सिर्फ सल्फर गैस के लिए, इसके उत्सर्जन को कम करने। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, इससे ओजोन को खतरा महसूस अभी भी है, लेकिन उस वक्त चर्चा काफ़ी चल रही थी, तो इसको लाया गया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इससे मामला रुक नहीं रहा है, तो क्या किया गया, ग्रीन हाउस गैसेज जितने भी हैं सबको इसमें इसके तहत शामिल कर लिया गया। किसके तहत, कैप एंड ट्रेड मॉडल के तहत। और उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ एक, और उसमें यह तय किया गया, कार्बन मार्केट के बारे में चर्चा की गई। क्योटो कहाँ है, जापान एक देश है, आप जानते हैं, द्वीपीय देश, वहाँ पे क्योटो शहर है, बड़ा खूबसूरत सा शहर है, वहीं पे ये सब तय किया गया। अब देख लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। देखिए यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का एक प्रयास है। यहाँ पे ये तय किया गया कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको सीमित करेंगे, जितना हो सकता है कम करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ये सारा काम जो है UNFCCC के द्वारा हो रहा है, से संबंधित एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है UNFCCC, ये ध्यान रखना है। इसे 2005 में लागू कर दिया गया। किसे, क्योटो प्रोटोकॉल को 2005 में लागू कर दिया गया। अब जरा थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, ये जो है UNFCCC का एक, देखिए ये ग्लोब है। अब सबने मिल बैठा, सभी देश मिले, जो देश इस चीज़ से सहमत थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके रोकथाम के लिए काम करना चाहिए, वो सभी मिल बैठे कहाँ पे, क्योटो में, और उन्होंने UNFCCC
के अंतर्गत ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। यहाँ से आगे बढ़ते हुए कई सारे पॉइंट्स निकले, ठीक है, कि क्या क्या हमें काम करना है 2005 में। हालांकि ये पहले से काम कर रही थी, फिर आगे और भी बातें हुई। तो अब देखिए स्टार्ट जो है ये लगभग जो है 1988 के आसपास से हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर IPCC की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद साइन हुआ जो देश, फिर ये बढ़ते हुए मामला 2020 तक, और उसके बाद भी अब मामला चल रहा है। अब तो पेरिस तक जो क्लाइमेट सम्मेलन है वहाँ तक पहुँचा है, उसे भी हम आगे देख लेते हैं। अब इसे हम समझेंगे कि वर्तमान में कार्बन मार्केट पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है इसको कम करने के लिए, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए 25 से 50% तक का टारगेट रखा गया है कि इसे हम 25 to 50% तक इसके इमिशन को कम करेंगे, ठीक है। पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पेरिस समझौता, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे पेरिस समझौता हुआ था, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह तय किया गया था। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट गोल्स के कुछ बातों को हम देख लेते हैं। जब हमने ये चर्चा किया, हमने ये तय किया इसमें पेरिस एग्रीमेंट में कि जो पूरी दुनिया की जो टेम्परेचर है विश्व का, हमारे वायुमंडल का, इसको हमें 2% तक सीमित रखना है, इससे आगे नहीं निकलने देना है। बड़ी दुख की बात है कि जो ये टेम्परेचर है ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। तो अब इसे कम करना है या इसे इस पर ही रोके रखना है, इसके लिए सारा काम चल रहा है पेरिस के एग्रीमेंट गोल्स में। तो इसमें एक काम क्या किया गया कि एक फंड भी दे दिया गया कोष कि इस सब कामों के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए धन की कमी ना हो जाए, तो एक फंड बना दो, जिसको भी, जिस कंट्री को भी मदद चाहिए वहाँ से उसे फंड मिलेगा। सभी जो इसके सदस्य देश हैं, जिसने भी इस एग्रीमेंट में साइन किया था यहाँ पेरिस में, वो सभी देश अपने अपने हिस्से में जो भी फंड आया वो जमा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से ये भी तय किया गया पेरिस वाले से कि हमें जो है फॉरेस्ट एरिया जो हमारा है उसको सेव करना है, जितना बच गया उसे बचा के रखना है या उसे और इंक्रीज करना है। ये पेरिस एग्रीमेंट गोल से हमारे सामने आया। अब देखिए जरा हम इस स्लाइड से देखते हैं कि ये 2017 का है, ध्यान रखना है 13 नवंबर 2017 तक का है UN ट्रीटी का। तो इसे हम देखते हैं कि इसके आधार पे हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा देश जो है पेरिस एग्रीमेंट को मान रही थी उस समय तक। देखिए आप जो ये देख रहे होंगे, ये लाइट ग्रीन जो है, ये वो कंट्री हैं, ये सभी जो पेरिस समझौता को मानते हैं, और ब्लैक वाले वो हैं जो इस समझौता को नहीं मानते हैं। एक बार हम महाद्वीपीय आधार पे चलते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो इस समझौता को मान रहे हैं। देखिए ये तकरीबन यहाँ से जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये दोनों या और इसके जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वो सभी इस समझौते को मान रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे ये आसियान कंट्री हैं, ये भी मान रहे हैं, कोरिया प्रायद्वीप या ये जापान, ये भी। उसके बाद आप चीन का देखेंगे, चीन भी, मंगोलिया, ये जो सेंट्रल एशिया के ज़्यादातर देश हैं वो मान रहे हैं, इंडिया, ये साउथ एशिया जो है ये सब भी, पाकिस्तान भी है इसमें। ये जो यूरोप का ये भाग है, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब भी मान रहे हैं। लेकिन आप बड़े स्तर पे देखेंगे तो रसिया को आप देखेंगे तो ये इस एग्रीमेंट में नहीं शामिल हो रहा है पेरिस वाले में। वहीं आप देखेंगे अगर आप अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से दक्षिण के हिस्से से कुछ देश देखेंगे, हालांकि साउथ अफ्रीका इसमें है इंक्लूड, लेकिन नीचे के कुछ दक्षिणी देशों को देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के, तो वो नहीं मान रहे हैं यहाँ पर एग्रीमेंट, बाकी सब इसमें लगभग शामिल है। लैटिन अमेरिका का अगर आप देखेंगे तो कुछ कंट्री को छोड़ के बाकी सब शामिल हैं। यहाँ कनाडा है, ग्रीनलैंड है, ये सभी इसमें है, मैक्सिको भी इसमें आता है। यहाँ एक यूएसए का समझ लीजिए कहानी थोड़ा सा। यूएसए जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे, ये 2017 का है तो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन बीच में क्या हुआ था थोड़ा समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने खुद को पेरिस समझौते से बाहर कर लिया, यूएसए को। उनका मानना था कि ये सब फालतू की बातें हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन बाद में जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने फिर से ये एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में शामिल होना तय किया। अब समझिए यूएसए जब इससे बाहर हुआ तो उसने फंड देना भी बंद कर दिया। पेरिस समझौते से जो एक कोष तैयार हुआ था, फंड देना बंद कर दिया, जिससे भी काफ़ी काम प्रभावित हुआ था। अब देखिए विश्व के प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देश, टॉप 10 जो इमिटर्स हैं, जरा हम उनको एक नज़र देख लेते हैं। ये टॉप 10 जो है ना, ये इसमें पहले नंबर पे तो चाइना है। चाइना आप यूँ भी समझिए औद्योगिक उत्पादन का गढ़ है, मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। तो चाइना अकेले
जो है 43% कार्बन का एमिशन कर रहा है। ये जो आंकड़ा है वो 2016 तक का है, इसको आप ध्यान में रखना है। 43% चाइना अकेले कार्बन का एमिशन कर रही है। यूएसए 20.7%। इस चीज़ को थोड़ा समझना है। देखिए, डिबेट ये है कि कार्बन का एमिशन जो हो रहा है, ऐसा विकसित देश कह रहे हैं कि भाई अब सब आदमी कार्बन का उत्सर्जन कम कीजिए, इस पे रोक लगाइए। तो जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनका कहना है कि भाई ये तो बड़ी गजब की बात कर दी आपने। आपके यहाँ पहले ही औद्योगिकरण हो गया, 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है मामला। आप पहले ही विकसित हो चुके हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब कुछ है, आपने सब कुछ बनाया। ये जो कार्बन फैला हुआ है, वायुमंडल प्रदूषित है, ये तो आपकी देन है। और जब सारा काम आपने कर दिया और आप हमें कह रहे हैं कि तुम सब इसे रोको, और हमारे यहाँ तो अभी टेक्नोलॉजी आया है, अभी हम विकास करना शुरू किए हैं, तो औद्योगिक का काम तो हमारे यहाँ होना बाकी है, तो अभी तो कार्बन उत्सर्जन होगा हमारे यहाँ। ये एक तर्क है, और इसके लिए ही ये सब मार्केट वगैरह जो आप देख रहे हैं, कार्बन मार्केट, सबका कॉन्सेप्ट लाया गया। वहाँ एक इंटरेस्टिंग बात क्या है ये समझिए। यूएसए ऑलरेडी एक विकसित देश है, जान रहे हैं हम सब, दुनिया का सुपर पावर, बावजूद वहाँ विकसित देश होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी मौजूद होने के बावजूद भी कार्बन एमिशन में वो दूसरे नंबर पे है। ये समझिए, इंडिया जो हमारा देश है वो तीसरे नंबर पे है 10.5% कार्बन उत्सर्जन के साथ। इंडिया और चाइना का फिर भी थोड़ा बहुत ठीक समझ में आता है, लेकिन यूएसए जैसे देश या रसिया तो पेरिस समझौता में है ही नहीं, जबकि चौथे नंबर पे है। जापान, जर्मनी, ऐसे देश देखेंगे आप जहाँ पे औद्योगिकरण थोड़ा तेज है, विकास में आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। तो इसको समझना है। इसमें इंटरनेशनल शिपिंग भी एक शामिल है 2.7% के साथ। ये देश नहीं है, बट एक समझ लीजिए कि ये एक व्यापार है, कार्यक्रम है इंटरनेशनल शिपिंग। तो इसमें एक आप समझ सकते हैं 2.7% कार्बन एमिशन में इसका भी योगदान है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, भारत में देखते हैं जरा कि विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जरा समझते हैं। देखिए, ये 44% जो है, सबसे ज़्यादा कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से। आज का कोई भी काम अगर हमारा है, क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी का चल सकता है? आप अपने जीवन को आज के समय में 10 मिनट बिना इलेक्ट्रिसिटी के बजाय आप सोच के ज़रा देखिए। आप शहरों में रहते होंगे, चाहे गांव में रहते होंगे, आपके हाथ में मोबाइल है, ज़रा सोचिए कि मोबाइल बंद हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, आप क्या करेंगे? आज तो हम वॉच भी पहनने लगे हैं, स्मार्ट वॉच, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हर चीज़ आज हमारे लिए ज़रूरत है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो कार्बन लगता है और फिर उससे कोयला लगता है, और कोयला से आपका जो CO2 का उत्सर्जन होगा ही। तो इसीलिए इसका परसेंटेज जो है 44% है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन, उसका 18% है, 18। भारत में अभी औद्योगिकरण का प्रक्रिया चल ही रहा है, अभी तो पूरी तरह से चला भी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ये हुई कि हम प्राथमिक क्षेत्र में तो काम कर रहे थे, अच्छा कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र से हम सीधा जंप करके सीधा टर्सरी पे पहुंच गए, सर्विस सेक्टर में। तो जो हमारा मिडिल था, सेकेंडरी, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम था, हम वहाँ आए ही नहीं थे। हाँ, पिछले कुछ दशक से हम इस पर अब लगातार फोकस कर रहे हैं, तब भी 18% है, जबकि हम अपनी पूरी क्षमता का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो ये उम्मीद है कि ये और बढ़ेगा, यहाँ भी और बढ़ने की गुंजाइश है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का आप देखेंगे, ट्रांसपोर्ट का 13% का योगदान है। ट्रांसपोर्ट के लिए आप देख रहे होंगे, दिल्ली में अगर आप हैं या देश में आप किसी भी कोने में हैं, खबर देखते ही होंगे कि दिल्ली में ऑड इवेंट चल रहा था। हर साल लगभग हो जाता है ये मामला। ये क्यों होता है? प्रदूषण की वजह से ही। प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है, तो व्हीकल का जो है वो यूज बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो क्या किया गया कि भाई आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कीजिए, बस से जाइए, मेट्रो से जाइए। दिल्ली सरकार अभी इलेक्ट्रिक बस लेके आई है, ताकि कार्बन का एमिशन जितना कम से कम हो सके, और ट्रांसपोर्ट का इसमें रेशियो फिर कम होगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए जो कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसका 8%, और वेस्ट मटेरियल के लिए 3% आता है। और एग्रीकल्चर, देखिए ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, यहाँ एक चुनौती भी है। यहाँ 14% एग्रीकल्चर से कार्बन एमिशन हो रहा है। अब यहाँ चुनौती क्या है? देखिए, इन सभी क्षेत्रों में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमारे पास क्या है? ये इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ सब सरकार ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही है, सब इंडस्ट्री है, यहाँ तरह तरह के टेक्नोलॉजी लगा करके, पूंजी लगा करके ये सब तो
फिर भी कार्बन इमिशन जो है उसको कम किया जाएगा। लेकिन ये एग्रीकल्चर जो है हमारे, आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। भारत जो है, जो गांव में खेती होती है, वहाँ हमारे खेतों में अभी भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, परंपरागत ढंग से खेती होती है, तो सिंचाई भी ऐसे ही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आप देखेंगे तो ये चुनौती है कि एग्रीकल्चर से जो उत्पाद हैं उसमें कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। ये एक बड़ी चुनौती हमारे लिए बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, कार्बन मार्केट के जो है फायदे अब देख लेते हैं। इतना डिस्कशन हमने कर लिया, फायदों की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगा। अब देख रहे, मैंने पहले कहा कि 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया टेम्परेचर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमने रखा है टारगेट कि इससे ज़्यादा, अभी जो टेम्परेचर है इससे ज़्यादा नहीं होने देना है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव तो हो ही रहे हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए, आप दिसंबर का महीना है, दिल्ली में आप रह रहे होंगे और आपकी शिकायत होगी कि ठंड ठीक ठाक से पड़ नहीं रही है। ऐसा मामला चलता आ रहा है। जब बारिश का मौसम हो, बारिश नहीं हो रही है, बारिश ठंड में आके हो रही है, बर्फबारी कभी से कभी हो जा रही है, बाढ़ देख रहे होंगे आप। तो ये सब क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सारा खेल ही है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, इसी के लिए हम इतने सारे तरीके अपना रहे हैं इसको सही करने के लिए। तो अगर हम कार्बन मार्केट की बात करते हैं, यहाँ से हम ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करेंगे, उससे जो प्रतिकूल प्रभाव क्लाइमेट चेंज पे हो रहा है, क्लाइमेट पे, वो कम होगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो तो प्रदूषण के वजह से विलुप्त ही हो गए हैं। वन संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। मैंने बताया था कि क्रेडिट हासिल करने का, कार्बन क्रेडिट हासिल करने का अच्छा तरीका है कि आप प्लांटेशन करें, तो वो एक तरीका है। टिकाऊ कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा जिसे आप कहते हैं, ये सब के उत्पादन में भी एक फायदा मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो लाभकारी व्यवसायों के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जो ये पर्यावरण के लिए लाभकारी है, लेकिन फिर भी व्यवसायी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ लाभ नहीं मिलता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वहाँ वो लगाना चाहते हैं ताकि बहुत प्रॉफिट हो। अब बड़ी इंडस्ट्री वो लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उनका जो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो अधिक होगा। अब अधिक होगा तो उनको क्या करना है कि अपने इमिशन को एक लेवल तक रखना है। एक लेवल से ऊपर गया तो इनको क्या करना पड़ेगा? कम या बंद नहीं करेंगे तो परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए या फिर इन छोटी कंपनियों में निवेश करना भी पड़ सकता है। तो इनको निवेश करेंगे तो इनको फायदा होगा। ये कार्बन इमिशन कम कर रहा है, इसके पास जो बैलेंस बचा है वो इसे बेच देगा उन बड़ी कंपनियों को, तो इससे भी इसका एक फायदा हो गया। तो ये एक अतिरिक्त इसको लाभ मिल जाएगा। एक उदाहरण आप समझ लीजिए कार्बन मार्केट का। टेस्ला आप जानते हैं, एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, और ट्विटर जो अभी है आप जानते होंगे, ट्विटर के भी वो सीईओ हैं, ऑनर भी हैं। उनकी एक कार कंपनी है टेस्ला। टेस्ला जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इलेक्ट्रिक कार भी है। तो 2021 की पहली तिमाही जो था, है ना, पहली 2021 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उसने दूसरे कार निर्माताओं कंपनियों को $518 मिलियन का कार्बन क्रेडिट बेचा था। अब जरा सोच लीजिए, इन्होंने जितना कार्बन क्रेडिट कमाया उसका अमाउंट, अगर रकम जो तय किया गया वो $518 मिलियन था, जो एक बहुत बड़ी रकम है। और इन्होंने वो बाकी कार निर्माताओं कंपनियों को बेच दिया। इन्होंने ऐसे टेक्नोलॉजी यूज किए कि कार्बन एमिशन कम हुआ, इनका जो लिमिट था उससे, वो जो बचा वो जिनका ज़्यादा हो गया था उनको बेच दिया और उससे भी कमाई कर ली। तो ये बिजनेस मॉडल भी एक अच्छा हो गया। लेकिन इस बाजार के लिए चुनौती क्या है? चुनौती तो पहले एक मैंने बताया कि अभी आप देखे ही थे कि यूएसए पेरिस समझौता से बाहर हो गया। ट्रंप आए, वो कहे मैं मानता ही नहीं कि ये चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह की क्लाइमेट चेंज जैसी बातें हैं। तो जब वो बाहर हो जाएंगे तो फंड कैसे मिलेगा उसको? अमेरिका एक बार, और अमेरिका जबकि 20% इमिशन कर रहा है कार्बन में, दूसरे नंबर पे है विश्व में कार्बन इमिशन करने में। तो आप समझ लीजिए कि जब वो ऐसे देश बाहर होंगे तो वो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। रसिया का मैंने एग्जांपल दिया, वो भी इस पेरिस समझौता में शामिल नहीं है। आप अफ्रीका के कुछ देश नहीं हैं, आपके लैटिन अमेरिका के भी कुछ देश नहीं हैं। तो जब तक पूरी दुनिया साथ नहीं आ जाती है, चुनौतियों से निपटेंगे कैसे? क्योंकि ये जो चुनौती है ना, ये साझी चुनौती है, सबके लिए है। वायुमंडल की चुनौती है, क्लाइमेट चेंज की है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के लोगों के लिए है और पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है।
जब चुनौती साझी हो तो समाधान भी तो साझा ही ढूंढना पड़ेगा, सबको मिल बैठ के बातें करनी पड़ेगी और सबको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अपने अपने देशों में पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को एक टारगेट देना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, सब चीज़ें सही से हो नहीं पा रही है पूरी वैश्विक स्तर पर। इस सब वजहों से भी एक समस्या बनती आ रही है। अब देखिए, कंपनियां क्रेडिट खरीदकर अपने समग्र उत्सर्जन को कम करने या स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के बजाय कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट कर सकती हैं, और ये करती ही हैं। कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं में योगदान देकर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं और निवेशकों से दिखावा करती हैं, शो ऑफ कर रही हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन उसका गलत तरीके से वो कर रहे हैं उस काम को। ठीक है, चलिए अब ये पूरा डिस्कशन हमने आज का कर लिया है। अब इस मुद्दे पे आप बाकी चीज़ें भी पढ़िए, आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए। लेकिन इस पे अब एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस प्रश्न है और ये मेंस के टाइप का है आज। ठीक है, देखिए मैं कीवर्ड बताऊंगा इसका, बस ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करते हुए जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख करें। ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करते हुए जलवायु पर इसके प्रभावों का आपको उल्लेख करना है। उसके बाद साथ ही ग्रीन हाउस गैस, अभी हमने बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस का डिस्कशन किया, तो ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए, ठीक है, इमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो आवश्यक उपाय हो सकते हैं उसकी भी आप व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप 150 शब्द में भी इसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे 250 शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके दे सकते हैं, हमारी टीम उसे जरूर देखेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम जितने भी टॉपिक पे डिस्कशन किए हैं वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में लाभकारी सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आपको किसी और विषय वस्तु पर ऐसे ही रोचक जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जल्द ही मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।